नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए करते हैं राजस्थान की बात। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान मिटाने के लिए कांग्रेस हाईकमान अब जल्द फैसले लेने की तैयारी में है। कुंभलगढ़ में बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले ही दिन 2023 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय रोबोट वाड्रा से जुड़े मामले में समयाभाव के चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। रेगिस्तान के तपते धोरों के बीच भारतीय सेना इन दिनों अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान मिटाने के लिए कांग्रेस हाईकमान अब जल्द फैसले लेने की तैयारी में है। लंबे समय से लंबित चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक नियुक्तियों पर अब जल्द काम आगे बढ़ने का आसार है। सचिन पायलट को संगठन में जिम्मेदारी देना लगभग तय हो गया है। इसका रोडमैप बन चुका है। प्रदेश में बाकी फैसलों के साथ इसकी भी घोषणा होने के आसार हैं। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में राजस्थान ही ऐसा बचा है जहां के झगड़ों को सुलझाना बाकी है। राजस्थान में झगड़ा सुलझाने के लिए सचिन पायलट और उनके खेमे के नेताओं की मांगों पर एक्शन लेने की तैयारी है। सचिन पायलट की 17 सितंबर को राहुल गांधी से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद अब जल्द फैसलों की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में पायलट में अपने खेमे की मांगों के बारे में नए सिरे की रिकॉल करवाया है। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान को लेकर फैसले लेने के लिए पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ठीक होने का इंतजार कर रहा है। गहलोत के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद राजस्थान को लेकर कांग्रेस हाईकमान फैसले करेगा। बताया जा रहा है कि जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली बुलाकर चर्चा कर सकती हैं। इसके बाद बदलाव का रास्ता तैयार हो जाएगा। कुंभलगढ़ में बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले ही दिन 2023 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ब्लूप्रिंट में मोदी सरकार की योजनाओं, खातों में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायताओं, बूथ मंडल शक्ति और पन्ना प्रमुख इकाइयों की मजबूती जैसे बिंदु प्रमुख रूप से शामिल किए। मॉनिटरिंग और सेल्फ असेसमेंट भी जोड़ा गया है। शिविर में पूर्व CM वसुंधरा राजे, केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव और गाजेंद्र और शेखावत निजी कारणों से शामिल नहीं हो सके। चिंतन शिविर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामारी चंद्रशेखर, केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, विधायक वासुदेव देवनानी, सांसद निहाल चंद मेघलाव, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद राजवर्धन राठौड़, सांसद समुदानंद सरस्वती, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद CP जोशी, PP चौधरी, दिया कुमारी, कनकमल कटारा, भाजपा प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश महामंत्री, संभाग प्रभारी आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बार बैठक में वर्चुअल जुड़ने की जगह सभी मंत्रियों को CM हाउस पहुंचने को कहा गया है। अब तक कोरोना के कारण मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कैबिनेट की बैठकों से जुड़ते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक में मुख्य एजेंडा प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की प्रक्रिया को मंजूरी देने का है। सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके पट्टे देने के प्रावधान बदले हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया कैबिनेट तय करेगी। गहलोत सरकार 2 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर प्रशंसा शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान में लाखों लोगों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय बाद सभी मंत्रियों की CM निवास बुलाया है। अब तक कोरोना के कारण कैबिनेट की वर्चुअल बैठकें ही होती रहती हैं।
गहलोत कैबिनेट की बैठक ऐसे वक्त होने जा रही है जब पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल मची है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राजस्थान में भी अब जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन स्तर पर बदलावों की चर्चा है। बुधवार की कैबिनेट को लेकर सियासी हलकों के कई तरह की जांच की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय रोबोट वाड्रा से जुड़े मामले में समयाभाव के चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। मंगलवार को भी मामले सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के चलते अब 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह बाटी की अदालत में मामला सूचीबद्ध किया गया, लेकिन मंगलवार को इस मामले में समयाभाव के चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में अब उच्च न्यायालय की ओर से आगामी 23 सितंबर को मामले में सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी अगली सुनवाई पर ईडी की ओर से आगे की बहस करेंगे। गौरतलब है कि रोबोट वाड्रा की कंपनी में बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में साल 2012 में सस्ती दरों पर करीब 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में ही खरीद कर ली, जबकि ये जमीन भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आवंटित थी। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले ही वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी के पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहते थे, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। ईडी ने अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी है। रेगिस्तान के तपते दौरों के बीच भारतीय सेना इन दिनों अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। लेह और लद्दाख में जिन तोपों के साथ भारतीय जवानों ने चीनी सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, उन्हीं तोपों की गूंज पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर एक बार फिर से सुनवाई दे रही है। T-90 और T-72 तोप हो या फिर BMP-2, हर कोई रेगिस्तान के तपते दौरों पर फरोट से दौड़ रहा है। कहीं मैदानी एरिया है तो कहीं पहाड़ जैसे दिखाने वाले मिट्टी के दौरे। इसके बाद भी टैंक की गति कम नहीं हो रही है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान पिछले 1 महीने से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। मंगलवार को तोप के साथ ही आसमान में दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक निशाने साधे गए। पिछले 1 महीने में भारतीय सेना जिस तोप से सर्वाधिक प्रभावित है, उसी की ट्रेनिंग लेकर रोमांचित है। उसमें BMP-2 सबसे आगे है। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में भी BMP-2 यहां दहाड़ लगाई थी। BMP-2M पैदल सेना से लड़ने वाला तोप है, जिसे स्वदेशी भी कहा जाता है। ये BMP-2 IVF का उन्नत सरकार है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गतिशीलता और अग्नि शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के CJ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाईकोर्ट CJ के तबादलों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान के मौजूदा CJ इंद्रजीत महांती का तबादला कुरैशी की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर किया गया है। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यालय करीब 5.5 महीना का है। अकील कुरैशी का जन्म 7 मार्च 1960 को गुजरात में हुआ। जस्टिस कुरैशी ने 1983 में LLB की,
गुजरात हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू करी। बाद में वकील कोटे से मार्च 2005 में कुरैशी गुजरात हाईकोर्ट के जज बने। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहे। जस्टिस कुरैशी को पहला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। सरकार की उपाधियों के बाद उन्हें त्रिपुरा भेजा गया। उस समय रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के सीजे के तौर पर कॉलेजियम को अगुवाई कर रहे थे। अकील कुरैशी को हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता क्रम में टॉप 2 पर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज पद पर पदोन्नत नहीं करने पर सवाल उठाए गए थे। कॉलेजियम में उनके नाम पर सहमति नहीं बनी, इसलिए उनका नाम ही नहीं भेजा गया। कांग्रेस पार्टी को हमेशा से गांव की पार्टी कहा जाता है। राजस्थान में भी गांव में शहरों की अपेक्षा ज्यादा कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इस बार सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब गांव पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपना पारंपरिक वोट बैंक बचाने और बढ़ाने में जुट गई है। इसके लिए एक सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गांव में नई पीढ़ी के कांग्रेस की रीति नीति और इतिहास के बारे में भी जानकारी देने चाहती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब अपने पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का सहारा लेगी और उनकी जरिए गांव डाड़ी तक पहुंचेगी। उन जनप्रतिनिधियों को खेवनार मान उस नई पीढ़ी को कांग्रेस टारगेट करना चाहती है जो पार्टी से छिटका है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के वैभवशाली इतिहास से अनजान है। इस मुहिम के तहत जयपुर में ही कांग्रेस पार्टी के प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख होगा। विभिन्न सम्मेलन किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सितंबर महीने में ही एक कॉन्फ्रेंस होगी। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक टास्क देगी, गांव डाणी तक पहुंचकर पार्टी की इतिहास को बताने का और फैलाना है। आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव अर्पणा अरोड़ा को अजमेर, जयपुर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को अलवर, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल को भरतपुर, आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की भीलवाड़ा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता को बीकानेर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसी प्रकार कला, साहित्य, पुरातत्व एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की सचिन मुग्धा सिन्हा को बूंदी जिले का, पशुपालन सचिव डॉक्टर अरुण अजय मलिक को बारां, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव नारायण लाल मीणा को बांसवाड़ा, जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा को बाड़मेर एवं श्रम रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता सचिव नीरज कुमार पवन को चूरू जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में अब वाणिज्य कर आयुक्त रवि जैन प्रभारी सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर जिले में खेल विभाग की सचिव विकास सीताराम जी बाले, धौलपुर जिले में भरतपुर संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल, दौसा जिले में प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए राठौड़ और श्रीगंगानगर जिले में बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा प्रभारी सचिव होंगे। वहीं हनुमानगढ़ जिले की प्रभारी सचिव स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकार अरुणा सराजोरिया, झालावाड़ जिले के प्रभारी सचिव कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा, जयपुर जिले के प्रभारी सचिव कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर आत्माराम सावंत, जोधपुर जिले के प्रभारी सचिव जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन तथा जालोर जिले के प्रभारी सचिव उद्योग विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर होंगे। योगेश जाटव हत्याकांड को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। पुनिया ने इस घटनाक्रम की न्यायिक या सीबीआई जांच करवाने की मांग की। सतीश पुनिया ने मंगलवार रात एक बयान जारी कर प्रदेश सरकार से ये मांग की है। पुनिया ने अपने बयान में कहा कि जिस प्रकार पहले योगेश जाटव की लाठियों से निर्मम पिटाई की गई है, उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई की गई। पुनिया ने कहा कि राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हुई, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान की इस घटनाओं पर कोई सूद नहीं ली। ऐसे में सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए या तो
इस घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाए या फिर इस घटना को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दे। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, उत्पीड़न और अन्य अपराधों के साथ ही ST/SC वर्ग में लोगों पर हो रहे अत्याचार और उनके खिलाफ दर्ज मामलों में तेजी पर प्रभावी रोक लगाने की मांग अजमेर सांसद भगीरथ चौधरी ने की है। इस संबंध में उन्हें प्रमुख अशोक गहलोत और पुलिस महानिदेशक मोहनलाल लाठर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में महिला हिंसा, उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। ST/SC वर्ग के लोगों के खिलाफ भी दर्ज मामलों में भी तेजी आई है। इन पर सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए 2020 के आपराधिक आंकड़ों में राजस्थान में महिला दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध और महिलाओं के प्रति अन्य अपराध के मामलों में देश भर में पहले स्थान पर रहा है। शहरों में प्रदेश की राजधानी जयपुर दूसरे स्थान पर है। उन्होंने पत्र में बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 28,046 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और 28,153 महिलाएं अपराधियों की शिकार बनी हैं। जारी आंकड़ों के तहत देश में महिला दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं में से 19% सिर्फ राजस्थान प्रदेश में मामले हुए हैं, जो ही लगभग 5,310 हैं। इनमें 18 साल से कम उम्र की बलात्कार पीड़िताओं में संख्या 1,279 और 18 वर्ष से ऊपर पीड़िताओं की संख्या 4,031 है। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान में मॉनसून जाते जाते सूखे पड़े पश्चिमी राजस्थान पर मेहरबान दिख रहा है। बीते 2-3 दिनों में लगातार पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सरोही, जैसलमेर जिलों में अच्छी बारिश हुई। इसके कारण बिसलपुर जवाई बांध का जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल भी प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के साथ ही पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में भी तेज बारिश हो सकती है। जवाई बांध में लगातार जल स्तर बढ़ने से अभी के लिए वाटर ट्रेन का संकट का टल गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 3 महीने का पानी आ चुका है। आबादी के हिसाब से यह कम है, लेकिन कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने की भी संभावना है। बीसलपुर में भी लगातार पानी की आवक जारी है। इससे जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के लोगों को थोड़ी राहत मिली। बारिश की स्थिति देखें तो माउंट आबू, निम्बाहेड़ा और भीलवाड़ा में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 3 इंच बारिश हुई। तेज बारिश के कारण यहां बरस्तानी नदियां और नालों में पानी का आवक बढ़ गई है। भीलवाड़ा क्षेत्र में अच्छी बारिश के कारण बनास और अन्य सहायक नदियों में पानी आने से बीसलपुर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान बांध का गेज 310.95 से बढ़कर 311.5 RL मीटर बढ़ गया। वहीं बांध में पानी के लिए आवक बढ़ाने वाली प्रमुख नदी त्रिवेणी अभी 3.90 मीटर पर आ गई है। प्रदेश में पिछले दिनों हुए बिजली संकट से सबक लेते हुए अब ऊर्जा विभाग बिजली उत्पादन, डिमांड व सप्लाई की रियल टाइम डाटा तैयार करवाएंगे। प्रदेश में सरकारी बिजली घरों में उत्पादन बिजली की रेट और प्राइवेट पावर प्लांट से मिल रही बिजली का भी
तुलनात्मक विश्लेषण होगा ताकि बिजली का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा सके और महंगी बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ ही पावर प्लांट पर कम से कम 2 सप्ताह का कोयला स्टॉक में रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को अपना काम संभाला। उन्होंने विभाग व बिजली कंपनियों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि दीपावली व अन्य तैयारियों के दौरान बिजली की मांग बढ़ेगी। किसानों के लिए रबी फसल के लिए बिजली की संभावित मांग का आकलन भी समय पूर्व करना होगा, जिससे विद्युत उत्पादन मांग और उपलब्धता बनाए रखी जा सके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को अंतरिम राहत देते हुए ईडी को कहता है कि गिरफ्तार नहीं करे। गहलोत भी अनुसंधान में सहयोग करेंगे। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह बाटी की अदालत में याचिकाकर्ता अग्रसेन गहलोत की ओर से अधिवक्ता विकास बलिया ने याचिका पेश करते हुए कहा कि ईडी की ओर से याचिकाकर्ता गहलोत को परेशान करते हुए उनके घर और प्रतिष्ठानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 22 जुलाई 2020 में छापेमारी की गई और बाद में उनकी तरफ से मांगे जाने के बावजूद ECIR की सूचना नहीं दी गई। बाद में उनको समन जारी कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता बेदाग रूप से अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए बदनाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, ईडी के वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन और ASG भानु प्रकाश बोहर ने पक्ष रखा और पूरी कार्रवाई को विधि सम्मत बताया। न्यायाधीश डॉक्टर बाटी ने याचिकाकर्ता गहलोत को अंतरिम रहते हुए ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए और वही उनके अनुसंधान में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन अब भी ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें कोविड के लक्षण हैं, परंतु RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसकी जानकारी मिलने पर संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ICMR के महानिदेशक से बात कर ऐसे मामलों की स्टडी करने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को कोविड तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोविड पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, परंतु ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनके रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन कोविड के लक्षण दृष्टिगत हैं। बिरला ने इसका कारण पूछा तो चिकित्सा अधिकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में से ही ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि ICMR और मेडिकल कॉलेज मिलकर इस तरह के मामलों की स्टडी करें, कारणों का पता लगाएं। डॉक्टर भार्गव ने डॉक्टर सरदना को केस में जुड़ी जानकारी और दस्तावेज लेकर दिल्ली बुलाया है। राजधानी के मुरलीपुरा और मानसरोवर थाने में सहारा प्रमुख सुभद्र रॉय सहित 18 लोगों के खिलाफ निवेश के नाम पर 33 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी करने के 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मुरलीपुरा थाने में 2, मानसरोवर थाने में 1 मामला दर्ज किया गया है। ठगी का आरोप सहारा कंपनी में निवेशकों से निवेश कराने वाले कमीशन एजेंट और निवेशकों की ओर से दर्ज करवाए गए हैं। तीनों ही शिकायतों में बुलाने पर रखकर ठगी का आरोप है। इस बात का जिक्र किया गया है कि कंपनी ने विभिन्न स्कीम में निवेश कर 9 से 14% तक ब्याज देने और मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर सहारा इंडियन लिमिटेड, सहारा क्यूशॉप यूनीज रेंज लिमिटेड, सहारा इंडियन कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्ट मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडियन क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में राशि निवेश करवाई। आरोप है कि जब निवेशकों की राशि परिपक्व हो गई और इस संबंध में जब कमीशन एजेंट ने अपनी ही कंपनी के जयपुर व दिल्ली स्थित हेड ऑफिस के संपर्क किया तो उन्होंने निवेशकों की मूल राशि तक लौटाने में साफ इनकार कर दिया। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कंपनी ने निवेशकों और कमीशन एजेंट को धोखा दिया, फिर उनकी निवेश की गई राशि को विदेश में अपनी और अन्य खातों में ट्रांसफर कर लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।